एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है प्लेटीहेलमिन्थस और फ्लैट ऑब्लिक फ्लैट वर्म। प्लेटीहेलमिन्थस को ही जनरली कॉमन नेम में हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। इसका नाम ही देखिए, एक तरह से प्लेटी है, चपटा हुआ एक साइड, और फ्लैट वर्म यानी फ्लैट। इसका आप देखते हैं बॉडी सरफेस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म। डॉर्सोवेंट्रली या फ्लैटेंड है, इसलिए इसको फ्लैटवर्म कहते हैं। ये देखिए डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड का मतलब एक वेंट्रल साइड होता है और एक डॉर्सल, तो डॉर्सोवेंट्रली है तो बीच साइड जैसे कहते हैं, ऐसे कि न तो पूरा नीचे न पूरा ऊपर, बीच में एक साइड फ्लैटेन होता है आगे की साइड, तो इसको हम लोग फ्लैटवर्म कहते हैं। हैबिटेट मोस्टली इंडो पैरासिटिक होता है, यानी यह इंडो पैरासाइट अंदर पाया जाता है, किसी भी एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर पाया जाएगा, ये बाहर नहीं पाया जाता है। जैसे कि ये कभी भी न तो जमीन पे पाया जाएगा और न वाटर में पाया जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये या तो आपके अंदर पाया जाएगा, या स्नेल्स के अंदर पाया जाएगा, या कैटल्स के अंदर पाया जाएगा। उनके किसी भी ऑर्गन में ये जाके छिप के बैठ जाएगा। यह इसलिए होता है कि यह वहां से अपने फूड के को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। सिमेट्री, इसकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी यहाँ से अब शुरू होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम लोग पिछले में देखे होंगे कि वहां तक अभी डिप्लोब्लास्टिक था। ये देखिए टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें दो ही जर्म लेयर पाए जाते थे, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जबकि यही अब फ्लैट वर्म में 3 लेयर जर्म लेयर पाए जाएंगे, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है। फिर एसिलोमेट होते हैं, इनके पास कैविटी नहीं होती है, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें कैविटी नहीं पाई जाती है। मेजोग्लिया होती है, जो सेल्स तो होती हैं लेकिन वो लिविंग सेल्स नहीं होती हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जबकि अगर वही मेजोग्लिया एब्सेंट रहे तो वहां पे कैविटी प्रेजेंट होगी और उसको ये सिलोमेट बोल देंगे, जहाँ सिलोम कैविटी प्रेजेंट हो। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है, यानी इसमें अब ऑर्गन बनने लगते हैं। सेलुलर के बाद टिश्यू बने, टिश्यू के बाद आपके ऑर्गन सिस्टम पे आ जाते हैं, तो ऑर्गन ऑर्गन बनने लगे। एक चीज है, जैसे आपका लीवर हो जाएगा, आपका किडनी हो जाएगा, चाहे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, अब एक ऑर्गन में सारा काम होगा जो पहले टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल पे होता था। पैरासिटिक अडाप्टेशन क्या है इसका, तो इसमें हुक्स होते हैं और सकर्स हो जाते हैं, प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म फॉर अटैचमेंट टू होस्ट। इसमें हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। तो हुक्स जनरली कहीं भी किस लिए होते हैं कि वह वैसे पकड़ के लटका रहे, या और वो वहां पे अटैच्ड हो जाए। और सकर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए होते हैं। जैसे लीच आप देखे होंगे, तो क्या करती है, वो ब्लड को सक करती है, या तो एनिमल से, या कभी आप गए होंगे पानी में तो दूसरे होस्ट से ही वो अपना आपका ब्लड लेती है। ब्लड कुछ जानवरों में जनरली खाने के लिए नहीं लिया जाता है। जैसे अगर मच्छर आपका ब्लड लेता है, तो एक एडीज मच्छर होता है डेंगू वाला, उसको उसको आपका ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि उसी में वह उसकी पूरी रिप्रोडक्शन साइकिल उसी पे डिपेंड होती है। वो आप ही के अंदर इंजेक्ट करता है उस चीज को, कि उसके अंडा लार्वा आप ही के अंदर, आप ही के न्यूट्रिशन से पलते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए कुछ जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस फ्रॉम होस्ट।
कुछ जो है वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही अटैच करते हैं, उनमें हुक और सकर्स भी नहीं होता है, वो डायरेक्ट बॉडी से। जैसे हम लोग में एक कहा जाता है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी चीज में जाएंगे तो आपको कहा जाता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर कोई ऐसे हाथ मिला लिया या आपकी बॉडी से अटैच्ड हो गया तो कहते हैं कि कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो सर्कल होता है, आपके जो मित्र होते हैं, आपका इन्वायरमेंट होता है, वो आपको प्रभावित करता है। इसी तरह यहाँ पे कि आप मान लीजिए अगर नाली के बगल में रह रहे हैं या किसी गंदे जगह पे रह रहे हैं, आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे तो आप आपकी बॉडी को वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि जो बैड इन्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। आपके आसपास के लोगों के विचार कैसे हैं, उनका विजन की कैसा है, इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले अपने माइंड को सही दिशा में रखिए और फिर इन्वायरमेंट को अपने सही जगह रहिए। एक होता है इन्वायरमेंट और एक होता है, हाँ, एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए। नेचर आपके आसपास कैसा रहेगा वो भी आपको इफेक्ट करेगा, और नर्चर यानी न्यूट्रिशंस, व्हाट यू हैड टू कंज्यूम यू विल कंज्यूम, आप क्या खा रहे हैं वह नर्चर होता है। तो नर्चर आपको अच्छी चीज इसीलिए खाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर नेचर आपके आसपास का खराब है, आपका नेचर खराब है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे। सो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये जो है बॉडी सरफेस से भी किसी होस्ट से अपने आप को अटैच नहीं करते हुए अपना कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये इसका साइकिल चलता कैसे है। ये देखिए, ये स्नेल्स है, यहाँ से इंटरमीडिएट होस्ट है ये। ये देखिए, ये एक एडल्ट है हिपैटिक बाइलरी डक्ट में। ये हिपैटिक बाइलरी डक्ट में मनुष्य में इंटर होता है, वहाँ होता है। ये वहीं पे इंटेस्टाइनल वाल से जुड़ता है हिपैटिक बाइल डक्ट में। पहले इसका लार्वा ड्यूडेनम में होता है, फिर वहां से माइग्रेट करता है इंटेस्टाइनल वाल में हिपैटिक डक्ट के थ्रू। फिर वहां पे ये एडल्ट होता है, वहां पे उसको फूड अच्छा मिलता है। किसी भी, आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन में सारा भोजन आप लेके जाते हैं, वहीं इसको आसानी से खाना मिल जाता है। फिर ये अनइम्ब्रियोनेटेड एग पास होता है फेसेस के थ्रू। अब वहां पे ये रिप्रोड्यूस किया, इसने अंडा दिया आपके अंदर। वह अंडा आपकी बॉडी से, पता है कि फेसेस निकलता है, उसके बाद ये बाहर आ जाता है। यानी ये खूब खाया पिया, वहीं पे मोटाया, और जब आदमी के पास संसाधन जाए तो वो रिप्रोड्यूस करता है, तो अंडा दिया, फिर वो बाहर आ गया। अब ये इम्ब्रियोनेटेड एग्स वाटर में आए, फिर वहां से लार्वा बना वाटर में। अब ये लार्वा, अब जिसे अंडा था तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं थी, अब वो हैच हुआ और लार्वा निकले। तो जब एग से आप बाहर आएंगे, कोई भी जंतु, कोई भी जानवर, मुर्गी का बच्चा या कोई, तो उसको फूड की जरूरत पड़ेगी। ये तो कामचोर है ही, ये कुछ काम करता नहीं है। अब इसको चाहिए होस्ट, कि मुझे कहाँ से फ्री में चीजें मिल सके। तो ये उसी में तैरते तैरते ये चला जाता है स्नेल्स के अंदर। अब वहां पे ये कई स्टेज होते हैं, सरकरिया, मेटा सरकरिया, ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये जनरली बीएससी में और आगे चीजें पढ़नी है। ये छोटा सा चीज मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये पूछता है। नीट में नहीं पूछता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछता है। आपके लिए ये आसान रहेगा। फिर ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ देता है, ऑफिसर रैंक के जो एग्जाम आते हैं।
तो स्नेल से ये डेवलपमेंट होता है इसका, सरकरिया, मेटा सरकरिया और सारी चीजें। फिर अब यहाँ से ये स्नेल्स में गया। अब यहाँ फ्री, देखिए ये मेटा सरकरिया है, फिर अब ये फ्री स्विमिंग लार्वा वहां से निकला स्नेल्स से। और आपने कोई फूड खाया, कंटामिनेटेड कंज्यूम किया या वाटर कंज्यूम किया, तो ये उस पौधे पे या प्लांट पे कुछ भी आपने खाया, या ये कैटल ने खाया, ये मनुष्य ने, ये जनरली गाय भैंस बिल्ली बकरी कुछ भी आप या मनुष्य ने खाया, ये सीधे स्नेल्स से कंटामिनेटेड वाटर में जाता है। कंटामिनेटेड वाटर आप विदाउट, बिना बॉयल किए, जब भी आप कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में या कैटल की बॉडी में आ जाता है। फिर वहां से शुरू होता है इसका अपना सर्कल, और ऐसे ही ये फ्री में पलता रहता है, बढ़ता रहता है, और बहुत तेज यह रिप्रोड्यूस करता है, बहुत ढेर सारे अंडे रिप्रोड्यूस करता है, और इसकी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहती है। तो इसको आप याद करिएगा। यहाँ पे देखिए ये लार्वा का नाम याद रखिएगा कि ये मीरासीडिया लार्वा है जो पानी में होता है। उसके बाद यहाँ पे लार्वा सिस्ट लार्वा है, सिस्ट के बाद मीरासीडिया, मीरासीडिया के बाद, तो मीरासीडिया इंटर करता है स्नेल्स में, यह याद रखिएगा ये। और फिर यहाँ से यह जब स्नेल्स से ये पूरा पोषित हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो उसको मेटा सरकरिया बोलते हैं। तो ये मेटा सरकरिया निकलता है, और यही मेटा सरकरिया आप पानी, वाटर, वाटर और फूड के द्वारा आप कंज्यूम करते हैं, या सिप या बैटल, मेटा सरकरिया ही हम लोगों में कंजप्शन होता है इसका। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, ये इमेच्योर क्लॉट, ये हुक है, हुक से ऐसे पकड़ लेता है और उसी में पकड़ा रहता है। आप कुछ भी करते हैं वो छोड़ता नहीं है, और इसीलिए पेट वोट में कभी कभी ऐंठन होता है, दर्द होने लगता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं मिट्टी खा लेते हैं या कुछ भी कंज्यूम करते हैं कंटेमिनेटेड, कहीं हाथ से, जो हाथ से बच्चे चलते हैं कुछ भी उठा के खा लेते हैं, तो उनमें ये ज्यादा समस्याएं पाई जाती हैं, और बरसात के सीजन में ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि वाटर जो है कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो ये माउथ होता है, ये ओरल शकर होता है, वहीं से ये शक करता है। ओरल कोन होता है, ये गोनोपोर होता है, एसिटाबुलम। ये फ्लेम सेल्स जो होते हैं, जनरली फ्लेम सेल्स आपके इसमें एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन में यूज होते हैं फ्लेम सेल्स। मेल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रेटरी कैनाल इसमें है, एक्सक्रेटरी ट्रंक है, और फिर एक्सक्रेटरी पोर है। ये देखिए ग्रेविड, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी ये वो स्टेज पूछ देता है कि कौन सा स्टेज ह्यूमन में एंट्री करता है, कौन स्टेज ह्यूमन से बाहर निकलता है, कौन सा स्टेज स्नेल्स में। तो पहला सिस्ट जो मेटा सरकरिया जाता है ह्यूमंस में या कैटल्स में, फिर सिस्ट के थ्रू निकलता है वो एग, फिर वो सरकरिया के थ्रू स्नेल्स में जाता है। तो इस तरह। अब एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन का देखते हैं। तो स्पेशलाइज फ्लेम सेल्स होता है, देखिए ये रहा आपका, ये स्पेशलाइज फ्लेम सेल्स जो होता है वो असिस्ट करता है, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर, सारी चीज़ों को अपने आप को ये रेगुलेट कर लेता है मौसम के हिसाब से। जैसे कुछ होते हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं पाया जाता है, जैसे आपके ये रेप्टाइल्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, वो मौसम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, नेचर के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। गर्मी हुई तो हमें पसीना निकलने लगता है कि हमारी बॉडी कूल होने लगती, लेकिन उसमें अगर ठंडा होता है, आप देखे होंगे ठंडी के दिनों में रेप्टाइल्स छुप जाते हैं, वो नहीं निकलते हैं बाहर। फिर रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडिटिक, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, एक ही टाइम पे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ही होता है, किसी न किसी बॉडी के अंदर।
डेवलपमेंट अकर थ्रू मल्टीपल लार्वल स्टेज। तो मल्टीपल लार्वल स्टेज मैंने आपको बताया, असिस्ट, सर्करिया और मेटा सर्करिया। सम स्पेसीज प्लेनेरिया जो है, इसके पास हाई कैपेसिटी ऑफ रिजनरेशन होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि इसी स्ट्रक्चर के जैसे होता है प्लेनेरिया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर उसमें नहीं होते हैं। वो कहीं से भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, वो यहाँ से उसकी बॉडी टूटती है या कट हो जाती है, वो फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। एग्जाम्पल है टैनिया, टेपोअम और फैसियोला लीवर फ्लूक। ये लीवर में होता है। ये जनरली छोटे बच्चों में होता है, या पढ़ेंगे तो। अब हम आ जाते हैं एसके हेलमिंथस का। ये अभी हम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो अब एसके हेलमिंथस के बारे में आ जाते हैं कि इसकी बॉडी जो है सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, हेंस कॉल्ड राउंड वर्म। इसे राउंड वर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जनरली ये भी ह्यूमन बॉडी में ये पाया जाता है। आपको पता होगा कि बच्चों में जिसे केचुआ पाया जाता है पेट में, छोटे बच्चों में या बड़े, तो इस समय काफी बच्चे वॉमिटिंग करते हैं, या बरसात के समय तो उसमें पाया जाता है। हैबिटेट तो में भी फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग रहता है एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल में, या पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल, या पैरासिटिक होता है प्लांट और एनिमल में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। अभी तक बाइलेटरल सिमेट्री सारे चल रहा है। टिश्यू लेवल ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। पीछे वाला जो हमने पढ़ा प्लेटी हेलमिंथिस, और ये एस्के हेलमिंथस। पिछले वाले को हम लोग फ्लैट वर्म बोलते थे, इसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी राउंड। बॉडी कैविटी स्यूडोसिलोमेट्स होती हैं। हाईवे फाल्स सिलोम, इसके पास एक फाल्स सिलोम होता है। स्यूडोसिलोमेट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसे पैचेज पैचेज पाए जाते हैं। पैचेज पैचेज मेजोडर्म लेयर पाए जाते हैं उसके। डाइजेस्टिव ये याद रखिएगा, स्यूडोसिलोम इसमें पाया जाता है एस्के हेलमिंथस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीमेंट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है विथ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। फेरिंग्स इसलिए पाया जाता है किसी भी चीज को तोड़ दे, क्रश कर दे। एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रेटरी पोर। इसमें एक्सक्रेटरी ट्यूब पाया जाता है जो फेकल मैटर को या वेस्ट मटेरियल को एक एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू निकाल निकाल दे। रिप्रोडक्शन डायोसियस होता है, सेपरेट सेक्सेस मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट। अब यहाँ देखिए, वहाँ अभी तक आपने हर्माफ्रोडाइट पढ़ा एक ही से, अब यहाँ पे ये डायोसियस हो गए। डायोसियस मतलब अलग अलग, मेल अलग और फीमेल अलग। ये कभी भी हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे। ये मेल का रोल अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। फीमेल इसमें बड़ी होती है, लार्ज साइज की होती है, जबकि मेल स्मॉल होता है। फीमेल इसलिए बड़ी होती है कि उसको बहुत ढेर सारे अंडे देने होते हैं उसकी बॉडी में, उसको कंज्यूम। लेकिन मेल जो होता है वो छोटा सा होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर, देखिए ये दिया है, एंड देन द मेल्स। मैंने आपको रीजन बता ही दिया। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मतलब इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाए जाएंगे, जिसमें भी लार्वा स्टेज पाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में बताया, इससे पीछे लगभग लगभग मैक्सिमम में लार्वा स्टेज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से अब डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ जिसमें लार्वल स्टेज अब्सेंट रहेंगे, और इनडायरेक्ट भी पाए जाते हैं कुछ में जिसमें इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, यानी इसमें दोनों प्रेजेंट हैं।
एक डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। एग्जाम्पल, एस्केरिस जो राउंड वर्म है, बाउचेरिया फाइलेरियल वर्म है। फाइलेरिया वर्म क्या होता है? हाथी पांव जो होता है, आप कभी देखे होंगे किसी मनुष्य का हाथ या पैर खूब मोटा हो जाता है, तो ये वो काम करता है आपके लिम्फ नोड में, वो जाके ब्लॉक कर देता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को, जिससे आप उसकी बॉडी फूलने लगती है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म। अब ये आइए यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। ये जनरली शुरू कहाँ से होता है? ठीक, तो ये इतना आधा जो है ये ह्यूमन बॉडी में होता है, और नीचे बाहर की दुनिया में एक्सटर्नल वाटर में या सॉइल में पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए ये इसकी बॉडी है। ठीक? ये मेल और फीमेल हैं। ये फेसेस में अपने अंडे दिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही देते हैं, याद रखिएगा। ये ह्यूमन बॉडी, ये आपकी बॉडी में जाते हैं और वहीं पे अंडे देते हैं। फिर ये नॉन फर्टाइल होते हुए एक सेल्स से ये बाहर निकलते हैं फेसेस के थ्रू आपके। डायग्नोस्टिक स्टेज इसीलिए इसको दिया गया है कि आपके फेसेस को स्टूल टेस्ट जब होता है उसमें, ये डॉक्टर इसीलिए अगर आप जाएंगे आपके पेट में दर्द है तो स्टूल टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपके फेसेस के सैंपल लिए जाते हैं और भेजे जाते हैं लेबोरेटरी में। फिर ये नॉन फर्टाइल है। फिर यहाँ से ये कई स्टेज में हुआ। फिर इम्ब्रियोनेटेड एग्स, इन्फेक्टिव लार्वा स्टेज जिसे बोलते हैं। इसके थ्रू आप, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मिट्टी उठाया मुंह में डाल लिया, या पानी कंटामिनेटेड है उसको डाल लिया, तो वहां से ये आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं। अब वो ये लार्वा आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर आपके ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड से लंग्स में चला जाता है, फिर आपके ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से फेरिंग्स में जाता है, और वहां से आप फेरिंग्स से swallow करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहीं पे ये कंज्यूम करने लगता है आपके फूड को, और फिर वहाँ ये खाता पीता है, मोटा हो जाता है, और फिर वहां से अपने को रिप्रोड्यूस करने के चक्र को आगे बढ़ाता है। अब एनेलिडा, तो ये हायर नॉन कॉर्डेट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लोअर नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे थे, जितने पढ़ रहे थे, ये हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इसका हैबिटेट क्या है? ये कैन बी एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। ये एक्वेटिक तो होते हैं, ये श्योर है, हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। मतलब जो जो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है, जितनी प्रॉपर्टी हमने पिछले वाले फाइलम में पढ़ी है, पोरिफेरा से लेके और एसके हेलमिंथस तक, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स और उसके अलग अलग फाइलम में पाए जाते थे। अब यहाँ पे ये सारा पाया जा रहा है, इसमें कई एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सारा पाया जा रहा है। ये एक्वेटिक तो होंगे, साथ ही ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, जमीन पे भी और पानी में भी। ये मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। स्पॉन्ज भी मैरीन थे, एक फ्रेश वाटर था स्पॉन्जिला। फिर ये टेरेस्ट्रियल में भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये अपने आप फूड अपना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी पैरासिटिक बॉडी को भी ढूंढते हैं। ये दो तरीके के हो गए। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है, पाया जाता है। स्ट्रक्चर फीचर क्या होता है? ये टिप्लोब्लास्टिक होता है। मेजोडर्म, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर पाए जाते हैं। मेटामेरिकली सिगमेंटेड, मेटामेरिकली सिगमेंटेड का मतलब कि जैसे अर्थवर्म हमने पढ़ा, ये देखिए ये बॉडी कई भागों में से मेटामेरिक सिगमेंट में पार्ट्स में रह दिखेगी, तो ये जनरली वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होता है और डिक्रीज करने के लिए। कहीं भी किसी भी ऑर्गन में अगर ज्यादा ऐसे मोड़ है, कर्व है, तो उसका काम एक ही होता है कि टू इंक्रीज वॉल्यूम और डिक्रीज। सिगमेंटेशन जो होता है, सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, वो पीछे वाला सिलोमेट्स था, ये सिलोमेट्स हैं, यानी इसमें मेजोडर्म लेयर पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है इसमें।
बॉडी सरफेस डिवाइड इनटू सेगमेंट्स मेटामियर्स फाइलम नेम एनालिडा डिराइव फ्रॉम लैटिन एन्युलस मीनिंग लिटिल रिंग। जो इसकी बॉडी है एनालिडास, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि यह एक लैटिन वर्ड है एन्युलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटे छोटे अंगूठी। तो ये आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो एक पार्ट अगर हटा देंगे तो अंगूठी जैसा दिखेगा, तो इसीलिए इसका नाम एनालिडा रखा गया। अब मस्कुलेचर का नाम, किसमें मसल्स पाए जाते हैं, और मसल्स रहता है तभी आदमी कोई भी ऑर्गेनिज्म क्रॉल करता है या चलता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स दोनों पाए जाते हैं, जो एडिंग इन लोकोमोशन, दैट इज हेल्प इन लोकोमोशन। आप देखे होंगे, केचुए को देखे होंगे या लीच को देखेंगे तो वो चलती है, क्रॉल करती है, उसमें छोटे छोटे पैर होते हैं, वो मूव करती है। लोकोमोशन इन एक्वेटिक फॉर्म, एक्वेटिक एनालिट्स लाइक नेरिस। आप देखे होंगे नेरिस, अगर कोई भी मनुष्य अगर सी एरिया में रहता होगा या समुद्र में गया होगा तो वहाँ नेरिस बहुत ढेर सारे मिलते हैं, या बरसात में आप देखेंगे तो आपके आसपास आ जाते हैं, जिसे हम गांव में गोजर बोलते हैं। पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, पैरापोडिया मतलब ढेर सारे पैर चलने के लिए, पैरापोडिया अपेंडेजेज ढेर सारे पाए जाते हैं। ये देखिए इसमें ये किनारे किनारे होते हैं, सैकड़ों पैर पाए जाते हैं उनके लोकोमोशन के लिए, जो खूब तेज चलते हैं लोकोमोशन के लिए। ये फ्री स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये देखिए पैरापोडिया, ये सारी चीजें हैं पैरापोडिया। ये नेफ्रेडिया, सिंगुलर नेफ्रेडियम असिस्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। अब यहाँ पे ऑर्गन आ गया, देखिए नेफ्रेडिया एक ऑर्गन है जो आपका इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम को काम करता है, सारा एक्सक्रेटरी चीज इसी में होता है। नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, यह नर्वस सिस्टम कंपोज होता है जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। कनेक्टेड बाय ए लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व, एक डबल वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है, ऊपर से लेके और नीचे तक एक कंपोज्ड मिला हुआ गैंग्लिया पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स क्या क्या है, नेरिस एक्वेटिक में होता है, डायोसियस सेपरेट सेक्सेस। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये कई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, उसमें सबका अलग अलग होता है। टेक्नेरिस जो है वो एक्वेटिक होता है, जो डायोसियस होता है यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मोनोसियस अगर होता तो मेल और फीमेल हर्माफो या इस एनिमल्स को हर्माफ्रोडाइट हम लोग बोलते हैं, या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम, एनिमल बार ऑर्गेनिज्म आप लोग याद रखिएगा। अर्थवर्म एंड लीचेज आर मोनोसियस हर्माफ्रोडिटिक, ये देखिए आया ना। अर्थवर्म और लीचेज जो हैं वो मोनोसियस हैं, हर्माफ्रोडाइट जैसे बोलते हैं, कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वो मेल और फीमेल दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। इसका मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही समय पे मेल रहेगा, दूसरा फीमेल रहेगा, और कंजुगेशन के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल नेरिस, फ्रेतिमा, अर्थवर्म जिसे बोलते हैं, फ्रेतिमा पॉस्थुमा कई तरीके का होता है। हेरोडेनेरिया लिच, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड सकिंग लिच। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, 30 मिनट का लेक्चर हो गया एनालिडा तक। अगले दिन से हम लोग अर्थोपोडा का लेक्चर देखेंगे। आप इसको थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ें होंगी, आप एक टेबल बना लीजिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ रख दीजिए। डिफरेंट कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, सिस्टम होते हैं, उसका नाम और साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, एग्जाम्पल्स आप उसमें लिख दीजिए, और शाम सुबह एक बार देख लीजिए, जिससे आपको याद होता रहेगा वो सारी चीज़ें। आप देखिए मेरे पीछे लगा है कुछ नोट्स, तो मेरे दूसरे नोट्स हैं, तो इसी तरह आप लोग लगा सकते हैं, और आप शाम सुबह देख सकते हैं, आपको याद होता रहेगा चीज़ें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप नहीं याद कर सकते।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अब। थैंक यू आप सबका। आप मेरा लेक्चर देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए उसको, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।